गोदी मीडिया की औकात सारी दुनिया जानती है। गोदी मीडिया देश में क्या कर रहा है, किसके इशारे पर ताता थैया कर रहा है, ये सब देख रहे हैं। गोदी मीडिया को एक तरफ रखिए, जो हेट स्पीच लगातार दी जा रही है, धर्म संसद के नाम से हिंदू संगठन, भगवा संगठन जो लगातार मुसलमानों को मारने और पीटने और कत्लेआम करने का आह्वान कर रहे हैं, हथियार बांट रहे हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि ये भले ही आप और हम नहीं देखकर बोल पा रहे, लेकिन दुनिया देख रही है। पाप का घड़ा भरता है तो कुछ न कुछ ज़रूर होता है, नंबर ज़रूर लगता है। आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने ज़बरदस्त तरीके से गोदी मीडिया को फटकार लगाई है। सुरेश चक्रवाणे गोदी मीडिया का मतलब गोदी मीडिया 1% कहीं सही भी होगा, लेकिन ये जो सुरेश चक्रवाणे हैं, ये पूरे देश में कत्लेआम खुलेआम अपने चैनल के जरिए करवाना चाहता है। गोबर दर्शन का ये डायरेक्टर है, जो बातचीत करने से और अपने जुमलों से और साथ ही अपने एजेंडे से आपको कहीं ये नहीं लगेगा कि ये कोई पत्रकार है। हमेशा झूठ और बिल्कुल साफ झूठ पेश करने वाला सुदर्शन चैनल इसी का है। जी हां, इसी ने दोस्तों एंकर कम ये हेट स्पीच में, गुंडई में, नफरतिया गतिविधि में ज्यादा एक्टिव रहता है। सुदर्शन चैनल के सीईओ सुरेश चक्रवाणे पर भी कई सारी एफआईआर हैं। याद होगा कि धर्म संसद में ये व्यक्ति गया था और इसने काफ़ी गलत अड़त सड़त बातें कही थी, यानी मुसलमानों के कत्ल के लिए, बहिष्कार के लिए, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए गैर संवैधानिक बातें और कानून को परे रखकर कई सारी बातें कही थी, जो आज सोशल मीडिया पे वायरल हैं। लेकिन उसके बावजूद सब सर पकड़कर ये बैठे थे कि आखिर ये गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा है। दिल्ली पुलिस समेत सरकार को भी लताड़ सुप्रीम कोर्ट के जज ने लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने खतरनाक तरीके से आड़े हाथों लेते हुए पुलिस को साफ सवाल पूछ लिया कि 5 महीने बाद एफआईआर हो रही है, ऐसा कैसे? हेट स्पीच पर आपने रोक लगाने के लिए क्या किया? बहरहाल आपको ये ना लगे कि मैं भी अपने मन की बात कर रहा हूं, ये देखिए द लाइव लॉ पर पूरी रिपोर्ट मौजूद है। एफआईआर दर्ज करने में 5 महीने क्यों लगे? सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू युवा वाहिनी के कार्यक्रम में हेट स्पीच मामले में दिल्ली पुलिस की देरी पर सवाल उठाए। आप जानते हैं, दिल्ली पुलिस को बहुत अच्छे से पहचान चुके हैं। जब दिल्ली में दंगा हुआ था, तभी से दिल्ली पुलिस का जो अमानवीय चेहरा था वही सामने आ गया था। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से दिसंबर 2021 में दिल्ली में सुदर्शन न्यूज टीवी नेटवर्क के संपादक सुरेश चक्रवाणे के नेतृत्व में आयोजित हिंदू युवा वाहिनी के कार्यक्रम में हेट स्पीच मामले की जांच में देरी पर सवाल खड़ा कर दिया। कोर्ट ने देखा कि घटना के 5 महीने बाद एफआईआर दर्ज की गई है और अभी तक कोई चार्जशीट तक दाखिल नहीं की गई है। सीजीआई वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ ने जांच अधिकारी को मामले में जांच में उनके सवाल उठा दिए और उनको 2 हफ्ते का समय दिया है, वार्निंग दी है कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर दिल्ली पुलिस को पूरी रिपोर्ट पेश करनी होगी। दोस्तों, आज भी आप सुरेश चक्रवाणे के चैनल पर जाएंगे, हेट स्पीच और नफरतिया खबर के अलावा आपको कुछ नजर नहीं आएगा। भारत को तोड़ने के अलावा, मुसलमानों को दबाने के अलावा, ईसाइयों पर इल्जाम लगाने के अलावा, टोटल हेट स्पीच के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने खुल्लम खुल्ला फटकार लगाते हुए 2 हफ्ते का मौका दे दिया है। सीजीआई चंद्रचूड़ ने साफ साफ ये भी पूछ लिया कि आप जांच के संदर्भ में क्या कर रहे हैं। घटना 19 दिसंबर 2021 को हुई है, एफआईआर 5 महीने बाद हुई है, यानी मई 2021 में दर्ज की गई है। आपको एफआईआर दर्ज करने के लिए 5 महीने की आवश्यकता क्यों पड़ी? दोस्तों, इस सवाल के बाद दिल्ली पुलिस अगल बगल झांकने पर मजबूर हो गई
बहरहाल 2 हफ्ते का टाइम मिला है और पूरी की पूरी रिपोर्ट सुरेश चक्रवाणे पर और हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट को पुलिस को पेश करनी ही पड़ेगी। दोस्तों, बहुत लंबी बहस हुई है, सुप्रीम कोर्ट ने काफी बड़ी फटकार लगाई है। अब एनडीटीवी का सोर्स आपके सामने रख रहा हूं, टाइटल देख लीजिए। 3 हफ्ते में बताएं क्या कदम उठाए हेट स्पीच मामले में सुनवाई के दौरान राज्यों से। जी हां, राज्यों से भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। केंद्र सरकार ने हेट स्पीच को गंभीर अपराध बताते हुए कहा कि इसे कोई रंग नहीं दिया जा सकता। सरकार सीआरपीसी में व्यापक तंत्र पर शामिल करने पर विचार कर रही है। दोस्तों, अगर एनडीटीवी के इस पैराग्राफ पे नीचे ले चलूं तो आप देखिए, वकील निजाम पाशा ने सुदर्शन टीवी के चीफ सुरेश चक्रवाणे का बयान पढ़कर बताया कि त्रिशूल बांटने की घटनाएं हुई हैं, कुछ मामलों में दंगे का आहन है, भाषण दिए जाते हैं, हिंदुओं को मुसलमानों की दुकानों पर नहीं जाना चाहिए क्योंकि वे लव जिहादी हैं, सोशल मीडिया के आज के युग में सीमाएं मौजूद नहीं हैं। बहरहाल दोस्तों, सुरेश चक्रवाणे का यहां भी जिक्र है क्योंकि आप जानते हैं कि पूरे देश भर में फैल कर इसने नफरत फैलाई है और फैला रहा है। इसके अलावा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने न्यूज एंकर्स को भी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट का बयान है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हेट स्पीच बड़ा खतरा है, ऐसा करने वाले न्यूज एंकरों के खिलाफ कार्रवाई करने में एनएसबीडीए नाकामयाब रही है और न्यूज चैनल कई बार चीजों को सनसनीखेज बनाते हैं। भारत में स्वतंत्र और संतुलित प्रेस की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही और रिपोर्ट आपके सामने है और आप जानते हैं कि वो कौन कौन से पत्रकार हैं और कौन कौन से तथाकथित हेट स्पीच देने वाले एंकर्स हैं। हिंदू मुसलमान करने वाले कौन से एंकर्स हैं। आपके घर के अंदर गोदी मीडिया के चैनल पर कौन सा एंकर सिर्फ हिंदू मुस्लिम एंगल पर चीखता है और चिल्लाता है और मुसलमानों को गिराने और आपको उकसाने का काम करता है, आपको मालूम है। वहीं दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता चुका था कि ह्यूमन राइट, दुनिया की सबसे बड़ी संस्था ह्यूमन राइट वॉचडॉग अपने 2023 की रिपोर्ट में भारत के बारे में जो उसने लिखा है, शुरू से आखिर तक, कल स्पेशल रिपोर्ट में एडवांस में आपको दिखा चुका हूं, लेकिन आप मोटा मोटा समझ लीजिए। इसमें इसी का जिक्र किया गया है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के नाम पर, हिंदू राष्ट्र बनाने के नाम पर मुसलमानों और अल्पसंख्यकों को परेशान कर रही है, मुसलमानों के घरों को लगातार तोड़ रही है, अल्पसंख्यकों को परेशान कर रही है। साथ में पत्रकारों के बारे में भी इसमें पूरी डिटेल में लिखा है कि जो स्वतंत्र पत्रकार हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है और झूठे आरोपों में फंसाकर जेल में ठूसा जा रहा है। कश्मीर पर भी सवाल खड़े किए हैं कि कश्मीर में कहा जा रहा है कि उन्होंने वहां से धाराएं हटाकर अपना नया कानून बनाकर वहां पर माहौल को ठीक कर लिया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप नहीं कह रहे हैं, कोई इंडियन यूट्यूबर नहीं कह रहा है, कोई कांग्रेस का नेता नहीं कह रहा है, ओवैसी नहीं कह रहे हैं। ये कौन कह रहा है? ह्यूमन राइट वॉच डॉग कह रही है, जिसकी रिपोर्ट पूरी दुनिया में कोई नहीं ठुकराता। ठीक है दोस्तों, आपको याद है ना, इसी तरह की रिपोर्ट जेनोसाइड वॉच ने भी जारी की थी। जेनोसाइड वॉच ने इंडिया के बारे में यह बताया था कि आने वाले, ये 2 साल पहले की रिपोर्ट है, आने वाले समय में भारत में मुसलमान बिल्कुल कत्लेआम के जेनोसाइड की एकदम कगार पर आ जाएंगे। कश्मीर के मुसलमान जेनोसाइड के कगार पर हैं। वहां जो अल्पसंख्यक हैं उनको बड़ा खतरा है। लेकिन इस रिपोर्ट को मोदी सरकार ने ठुकराया और फिर जो इस रिपोर्ट में लिखा था वो सब कुछ होते हुए इस 2 साल के अंदर हमने देखा। अब वॉचडॉग की ये रिपोर्ट ह्यूमन राइट की आई है, इसको भी मोदी सरकार ठुकराएगी। लेकिन आपने ये बात देख ली है, पढ़ ली है और आप पढ़ भी सकते हैं। www.hrw.org पर जाइए और आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, जब आप इंडिया सिलेक्ट करेंगे तो इंडिया सिलेक्ट करते ही जो इंडिया का कॉलम है ना, उसमें बिल्डोजर सीधा बना हुआ है। तो ये बिल्डोजर ही सब कुछ बता रहा है कि भारत में क्या चल रहा है। चलिए अब इस रिपोर्ट को बंद करके एक तरफ रखते हैं और आप मान लीजिए कि चलिए ये सब झूठ है, तो सच क्या है और आज क्या हो रहा है ये देखिए। मामला ये देखिए, लखीमपुर आसाम का है, आधा सोना गांव का ये मामला है। 300 से ज्यादा मुस्लिम परिवारों के मकानों को इलीगल बताकर तोड़ दिया गया है।
300 से 400 मुसलमान इस करारी ठंड में आसमान के नीचे हैं और लगातार ये चल रहा है। इलीगल एंक्रोचमेंट नाम के बहाने लगातार पूरे देश भर में गरीब मुसलमानों को बेसहारा किया जा रहा है, उनके सरों से साया छीना जा रहा है, मकानों को तोड़ा जा रहा है। और यह है मोदी सरकार, किस मुंह से ठुकराओगे ह्यूमन राइट वॉचडॉग की रिपोर्ट को। दोस्तों, इसी के साथ अगली तस्वीर ये बिहार की है। बिहार के झितकिया गांव की है ये तस्वीर, माधेपुर जिला है। यहां पर भी कई मुसलमानों के मकानों को गिराने का फैसला सुना दिया गया है। इल्लीगल बताकर अपनी जमीन घोषित कर दी गई है। स्थानीय लोगों का दावा है कि हमने ये जमीन खरीदी और खरीद कर घर बनाया, हमारे पास कागजात मौजूद हैं, लेकिन अब सरकार अपनी जमीन घोषित कर चुकी है और इस ठंड में हमें आसमान के नीचे लाने पर मजबूर कर रही है। इधर ये बोला आपको कि एक ठोक तोड़े एक ठोक नहीं। अभी बोला ना जो नीचे ना पापा बात हुआ तो टूटा नहीं ना है। वही बात है। अरे वो भी होता पड़ेगा, वो भी पड़ेगा, वो भी टूटेगा। चलिए और कौन, वही कहता उसके बाद कौन पूरे भारत में मुसलमानों को उजाड़ने का सरकारी काम चालू है और इधर गोदी मीडिया दो काम करता है, हेट स्पीच या नफरत फैलाएगा, दूसरा काम अपने बाप की नाकामियों को छुपाएगा। और असली मुद्दे क्या क्या चल रहे हैं आप देख रहे हैं। और गोदी मीडिया के एंकर सच में नाच रहे हैं। देखिए मेरे साथ, ये देखो नाचो, बहुत बढ़िया भैया। अगर नचनिया ही हो तो फिर स्टेज पे जाके बार बार में नाचो। मतलब यहाँ पत्रकारी देखिए, तो मतलब आप खुद सोचिए, ये एंकर्स हैं, मतलब दूसरी एंकर्स की खुद हंसी निकल रही है। मतलब हद हो गई है। बहुत बढ़िया। दोस्तों, आपको ये समझना होगा कि किस तरह से मोदी सरकार प्लानिंग करके मुसलमानों को उजाड़ने में लगी हुई है और इनके संगठन हमारी मस्जिदों पर कब्जा हासिल करने के लिए कानून को तोड़ मरोड़ कर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लुधियाना के इमाम साहब की बात अगर सुनेंगे तो आप हैरत करेंगे। ये पंजाब के शाही इमाम हैं। कुछ दिन पहले बताया था कि लुधियाना में मौजूद वर्षों पुरानी, सालों पुरानी एक मस्जिद को लुधियाना निगम तोड़ना चाहती है, जबकि मस्जिद के सारे दस्तावेज मौजूद हैं। बहरहाल लुधियाना के मुसलमान थोड़े से जागे हुए थे, जिस पर तुरंत सामूहिक एहतजाज का ऐलान किया कि हम मिलकर प्रदर्शन करेंगे। जिसके बाद यह ऐलान सुनते ही जिला प्रशासन ने मस्जिद तोड़ने का जो प्लान था वो कैंसिल कर दिया और वादा किया कि हम मस्जिद नहीं तोड़ेंगे। बहरहाल इनकी बात भी सुनना जरूरी है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, रात लुधियाना जामा मस्जिद में शहर की तमाम मसाजिद का इमा और जिम्मेदारान की मीटिंग हुई थी। हमारे शहर की बाल सिंह नगर की मस्जिद जो है, कदीम मस्जिद, उसको म्यूनसिपल कमेटी की तरफ से इंक्रोचमेंट के नाम पर तोड़ने की जो तैयारी की जा रही थी, उस ज़िम्ने हमने कल सुबह का एहतजाजी मार्च का जो ऐलान किया था, उसके बाद आज सुबह हमारे लुधियाना के पुलिस कमिश्नर जनाब मनदीप सिंह संधू जी, ये तमाम हजरात आए तो हमने उनको वो तमाम कागजात दिखाए कि मस्जिद की प्रॉपर्टी मस्जिद के नाम है और मस्जिद का नक्शा भी पास हुआ है कि जो भी फ़र्द जो है मस्जिद के खिलाफ कार्रवाई करने चाहते हैं, जो शरारती अनासिर हुकूमत को गुमराह करके वो झूठ बोल रहे हैं। तमाम चीज़ें देखने के बाद उन्होंने भी इस बात को माना कि ये तमाम कार्रवाई वो गलत फहमी के अंदर कर रहे थे और वो तमाम हजरात और मस्जिद की कमेटी भी हमारे पास मौजूद थी। उन्होंने तहरीरी तौर पर इस बात को लिख के दिया है कि मस्जिद के खिलाफ जो है कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि कानून के मुताबिक मस्जिद का नक्शा भी जो है वो पास है। दोस्तों, अब आपकी स्क्रीन पर इस तस्वीर को देखिए। ये मध्य प्रदेश के माननीय शिवराज सिंह मामा हैं, यानी सीएम साहब हैं। बच्चियों की इन्होंने पूजा करी थी। अगली तस्वीर देखिए, इन बच्चियों की इन्होंने पूजा करी थी। मामला था 4 जनवरी का। अब ये चलता हुआ बिल्डोजर आप देख लीजिए। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ के मुख्यमंत्री ने 4 जनवरी को जिस बच्चे की पूजा करके पैर छूकर आशीर्वाद लिया, उसके ही घर को अवैध बताकर आज जिला प्रशासन ने तोड़ दिया।
4 जनवरी को सीएम ने भू अधिकार योजना अंतर्गत हितग्राहियों के 600 वर्ग फीट प्लाट के पट्टे बांटे थे। एसडीएम ने बताया कि बगात माता मंदिर के पास 20 एकड़ गोचर भूमि पर राजवेंद्र सिंह सोलंकी सहित कई और लोगों ने कब्जा कर रखा था। उन्होंने बताया कि कार्रवाई से पहले अवैध मकान बनाने वालों को नोटिस जारी किया गया, फिर उसके बाद मकान को तोड़ दिया। अब जरा इन लड़कियों को सुनिए। क्या नाम बेटा आपका? ये मकान आप ही का है? किसने तोड़ दिया? जब यहाँ पे बगाज माता में शिवराज सिंह जी आए थे तब आप थी यहाँ पे? क्या किया था उन्होंने? हमारे पैर पे और टीका भी लगाया था, कपड़े दिए थे सिर पे हाथ रख कर। आज उनसे मकान टूट। अब आप लोग कहाँ जाओगे? यहीं रहेंगे। प्रशासन ने तोड़ दिया मकान, और जब शिवराज सिंह आए थे तब उन्होंने कपड़े दिए थे, और आज आपका मकान टूट गया। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। राहत इंदौरी साहब कहकर चले गए और उनके एक एक जुमले सच साबित होते हुए आज आप और हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। वहीं मुसलमानों को एक तरफ से उजाड़ा जा रहा है सरकार के द्वारा, और तुरंत हाथों हाथ परवरदिगार ईश्वर अल्लाह भगवान तुरंत ही पलटकर उनका आईना भी दिखा रहा है। यानी आपकी स्क्रीन पर दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट तमाचा है। दैनिक भास्कर की ये पूरी रिपोर्ट समझ लीजिए। पहले घरों में दरार, ठीक है, अब बारिश से ढहने का खतरा। जोशीमठ में 10 दिन के बाद भी सरकार गायब, और जिन लोगों को मदद का वादा किया था मेरे दोस्तों, सरकार ने उनको सिर्फ 5-5 हजार का चेक दिया है। जो हिंदू समाज के लोग, जो बेचारे गरीब हिंदू जोशीमठ में सैकड़ों साल से रह रहे थे, अब उनका घर टूटने वाला है, गिरने वाला है, और जो लोग पलायन कर रहे हैं, सरकार मदद के नाम पर उनको 5,000 का चेक काट कर दे रही है, वो भी सभी को नहीं दिया। आगे रिपोर्ट देखिए, ये सब दैनिक भास्कर पर मौजूद है। प्रशासन ने घर पर रेड क्रॉस लगाकर कह दिया कि सामान लेकर जाओ, कुछ हुआ तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, अपना खुद भुगतना होगा। नीलम परमार मनोहर बाग की रहने वाली। नीलम कोई मुसलमान नहीं है, मुल्ली नहीं है, जिनको गाली बककर कहा जाए कि हाँ मरने दो इनको। लेकिन देख लीजिए, हिंदू थतले में है, यहां पर नहीं कोई बोलेगा कि हिंदू थतले में है। नीलम परमार ने बताया कि हमारा मकान कम से कम 3 करोड़ में बना था। 1 करोड़ की तो जमीन ही होगी, लाखों का सामान है, महंगे खिड़की दरवाजे लगवाए थे, अब सब चला गया। देखिए गीता परमार क्या कह रही हैं। 2 तारीख से पहले हमारे घर में बहुत नॉर्मल दरारें थीं, इसके बाद हर घंटे बढ़ती गईं, अब बहुत ज्यादा हो गई हैं, सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं मिली है। मनोहर बाग की रहने वाली रजनी नौटियाल कहती हैं कि बच्चों को घर नहीं ला रहे हैं, घर पर रेड क्रॉस लगा है, प्रशासन के लोग चेक करने आते हैं कि हम घर में रह तो नहीं रहे, लेकिन हम जाएं कहां। यानी ये हमारे हिंदू भाइयों का हाल है। महेश्वरी की सुनिए, इस हादसे से बहुत दिक्कत हो गई है, सभी भाई बहनों के एग्जाम हैं, पर सब शिफ्टिंग में लगे हैं। बाके लाल का कहना है कि सरकार से 5,000 का चेक मिला है, 2,000 पर किराए का कमरा लेंगे, 2,000 का सिलेंडर लेंगे, बचा 1,000, इतने में क्या खाएंगे पिएंगे। तो मेरे दोस्तों, अब सवाल ये है, हिंदू थतले में तापल है, अब तू वो थंदतन थले नहीं हो लहे, और तू वो थंदतन दला फालते तीत नहीं लहे, तो हिंदू थतले में है, तलो मदद तन तलते हैं। सवाल यही है कि अब वो तथाकथित नेता भाजपा के, जो तुरंत बात बात पर हिंदू मुसलमान का एंगल बनाकर मुसलमान के खिलाफ किसी हिंदू की मदद करने के लिए फंड रेट्स कर देते हैं 1-1, 2-2 करोड़,
तो वो भाजपा के नेता यहां पर फंड रेस क्यों नहीं कर रहे हैं? दूसरी बात, पीएम मोदी केयर फंड, पीएम केयर फंड कब काम आएगा? उसमें जो दबोचा है नोट वो कौन से लोगों के लिए है भाई? सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए या अपनी छवि चमकाने के लिए? यहां पर जोशीमठ के हिंदुओं को, अगर हर हिंदुओं को, मेरी मांग है अपने हिंदू भाइयों के लिए, मोदी सरकार से मांग है कि 5,000 रुपए में कुछ नहीं होगा। जैसी तुम्हारी जबान है और जितने बड़बोले आप हो, और सच में अगर मोदी जी की नीयत सही है तो जोशीमठ के हर हिंदू भाइयों को जिनके मकान टूटने वाले हैं, खतरे में हैं और रेड क्रॉस जिन पर लग गया है, कम से कम हर परिवार को 10 लाख रुपया आपको देना चाहिए। तूती हिंदू थतले में है, वहां सत में थतले में वही है। लेकिन आप जानते हैं जोशीमठ का भी मुद्दा गोदी मीडिया या तो उठा नहीं रहा, और अगर उठा रहा है तो उसमें भी अपने बाप का बचाव करते हुए उठा रहा है। और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि बड़े बड़े चैनल गोदी मीडिया हैं, तो ऐसे ही यूट्यूबर्स का एक ग्रुप भी गोदी मीडिया की तरह मौदी करने का काम करता है। ऐसे में जब जोशीमठ के हिंदुओं के पास जब एक गोदी मीडिया का चैनल चला गया तो गरिया कर भगा दिया गया। सुनिए, मेरी एक बात सुनी, मैं सरकार के विरोध में बोल रहा हूँ। क्या मतलब है ये? साले तुम्हारी कैसी गोदी मीडिया भोसड़ी के प्रदेश सरकार मुर्दाबाद, प्रदेश सरकार मुर्दाबाद, गोदी मीडिया मुर्दाबाद, गोदी मीडिया मुर्दाबाद, जो हमसे टकराएगा दूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा दूर हो जाएगा। सत्ता के दलालों को टूटे मारो सालों को। वही दोस्तों, झूठ, नफरत और मक्कारी के इस दौर में कांग्रेस की सरकार ने हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन को दोबारा से बहाल कर दिया है। जो वादा किया वो पूरा कर दिया है, जिसके बाद सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई। सचिवालय के भीतर ही पटाखे फोड़ दिए गए हैं। बात बिल्कुल सही है। नफरत, बेरोजगारी, नाउम्मीदी, झूठ, बार बार झूठ बोलो, मुंह खोलो तो झूठ बोलो, जब भी बोलो झूठ बोलो। ऐसे माहौल में अगर कुछ अच्छा दूसरी सरकार कर देती है तो अच्छा लगता है। वैसे भी राहुल गांधी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है 56 इंच का सीना। जी हाँ, 56 इंच का सीना म्यांमार की तरफ से जो हमारे बॉर्डर पर बमबारी की गई उससे परेशान नहीं हुआ। पाकिस्तान ने हमारे खिलाफ जो अपना चाइनीज ड्रोन तैनात किया उससे परेशान नहीं हुआ। चीन लगातार बॉर्डर पर अपनी सेना की बढ़ोतरी कर रहा है बकौल इंडियन आर्मी चीफ, उससे 56 इंच परेशान नहीं हुआ। हुजूर आली 56 इंच तो परेशान एक पप्पू से हुआ, जिसको पप्पू भी वो खुद कहते हैं और पप्पू से ही डरते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, अपने आप को डॉक्टर बोलने वाली ऋचा राजपूत, जो अभी हाल में ही ट्रेंडिंग में आ गई थी, गालीबाज महिला और अभद्र टिप्पणी करने के नाम पर मशहूर हुई, लिखती हैं भारत जोड़ने के लिए एक और मिस्त्री आए हैं। सोचिए रविश कुमार से कितना खौफ है और राहुल गांधी का ऊपर से डर कि पूरी भाजपा की आईटी सेल समेत 56 इंच से लेकर 2 रुपये वाले भी डर रहे हैं। लेकिन जिनकी ये फैन है उन्हीं का बयान है। पहले वो दिमाग दे रहे थे कि पुरानी संस्थाओं को अपग्रेड किया जाए, टेक्नोलॉजी डाला जाए, अपग्रेड किया जाए और फिर उससे पैसा कमाया जाए, लेकिन अब बेचकर पैसा इकट्ठा कर लिया जाए। दोनों बयान देख लीजिए। गवर्नमेंट पीएसयूज को एक रास्ता था बंद कर दो, दूसरा रास्ता था बेच दो, तीसरा रास्ता मैंने लाया, उसमें प्रोफेशनलिज्म लाओ, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन लाओ, लीकेजेज बंद करो।
इस दिशा में ले जाओ, उसको मैंने कोशिश की। और आज परिणाम ये है कि हमारे पीएसयूज के शेयर मार्केट में हाईएस्ट रेट पर हम चल रहे हैं। हाईएस्ट प्रॉफिट इसी 10 वर्ष में हमारे पीएसयूज ने किया है। तो हमने एक सिद्ध करके दिया है। नियंत्रण में बहुत सारे अंडर यूटिलाइज और अनयूटिलाइज एसेट्स हैं। इसी सोच के साथ हमने नेशनल एसेट मोनेटाइजेशन पाइपलाइन की घोषणा की है। ऑयल हो, गैस, पोर्ट, एयरपोर्ट, पावर, ऐसे करीब 100 एसेट्स को मोनेटाइज करने का लक्ष्य हमने रखा है। सुन लिया? हाँ, झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जब भी बोलो झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। खैर, अपने नाम के विपरीत काम करने वाला व्यक्ति, और व्यक्ति भी क्या कहूं, पता नहीं कैसा एंकर है, नाम है, नाम के विपरीत काम करने वाला अमन चोपड़ा। अमन का विपरीत कर लीजिए। हाँ, अब इनकी दलाली देखिए और भांडगिरी देखिए। ये 2 ट्वीट हैं। राहुल गांधी को ये लिखते हैं नो मास्क, जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। वहीं हुबली में जब मोदी जाते हैं बिना मास्क के, तो वहां लिखता है PM इन हैशटैग हुबली। ओ ये, तो आप यहां दोगलापन की इंतहा देखिए। और यहां पर मैं चाहूंगा कि मोदी जी खुद बोले। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। उधर आपको पता है दोस्तों, कल ही तो बताया था और दर्जनों जगह ये खबर आप देख चुके हैं कि चाइना भारत के खिलाफ लगातार मजबूती कर रहा है और सिर्फ 70 किलोमीटर दूर पर, जी हां 70 किलोमीटर दूरी पर अपनी सेना को बढ़ा रहा है। भारतीय आर्मी चीफ ने यह बात कही है और बहुत बड़े बड़े बयान हैं उनके कि खतरा कम नहीं है। चीन बॉर्डर पर क्या कर रहा है हम बता नहीं सकते, अगला क्या स्टेप है मालूम नहीं है, लेकिन बॉर्डर पर बातचीत तो सामान्य है, लेकिन चीन पर भरोसा नहीं कर सकते। ये सब बातें उन्होंने कही। इन सबके बावजूद पिछले 2 साल से 2.5 साल से चाइना हम पर कितना आक्रामक हुआ है दुनिया ने देखा है। और 56 इंच वाले की असलियत आपको मैं बता देता हूं। BBC की यह रिपोर्ट देखिए। भारत चीन के बीच व्यापार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। यानी इतिहास में कभी भी भारत ने चीन के साथ इतना व्यापार नहीं किया है। और इतना व्यापार करने के बाद भारत को $100 अरब का कहा जा रहा है नुकसान भी हुआ है। इसी BBC न्यूज पर मौजूद है। सीमा पर तनाव के बीच चीन से आयात कम करने के दबावों के बावजूद भारत और चीन के बीच व्यापार लगातार रिकॉर्ड स्तर पर जा रहा है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल दोनों मुल्कों के बीच 8.4 की वृद्धि के साथ व्यापार 135.98 अरब पहुंच गया। और इसके साथ ही भारत का व्यापार घाटा भी $100 अरब के नए स्तर पर चला गया। यानी यह रिपोर्ट काफी लंबी है, आप खुद पढ़ लीजिएगा, लेकिन सारांश आपको बता रहा हूं। सबसे ज्यादा हमने बिजनेस चीन के साथ किया और $100 अरब का नुकसान भी हमें हुआ। क्यों? क्योंकि हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। हम देश में सामान कम बना रहे हैं, बेच ज्यादा रहे हैं। मोदी जी ने कहा था आत्मनिर्भर भारत, और यह बना दिया मोदी जी ने चीन निर्भर भारत। चीन को कहा था लाल आंख दिखाएंगे और कहा था घुस के मारेंगे। व्यापार भी उससे ज्यादा कर रहे हैं और वो बॉर्डर पर आके हड़काता भी है, घुसपैठ भी करता है चाइना। कुछ इस तरह से ये मोदी है, ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। अरे भाई क्या भाई? उधर कांग्रेस के प्रवक्ता प्रवीण खेड़ा ने भी साफ बात करी है। हमारे 20 जवानों के शहादत के बावजूद हमारा बिजनेस 45% चीन के साथ बढ़ गया है। और बढ़ाने वाला कौन है आप जानते हैं, सुनिए बयान। गलवान घाटी में हमारे 20 बहादुर सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान के बाद हमारा पूर्वी लद्दाख में हमने अपना क्षेत्र खोने के बावजूद भी क्लीन चिट किसने दी थी?
इस कैलेंडर में जिक्र करने की भी आवश्यकता नहीं है, वो सबको हम बार बार दोहराएंगे और दोहराते रहेंगे जब तक इस क्लीन चिट को वापस नहीं लिया जाता। और ये रेखांकित करना आवश्यक है कि 2014 से लेकर अब तक प्रधानमंत्री मोदी शी जिनपिंग से 18 बार मिले और 17 सैन्य स्तर की वार्ता 17 राउंड्स हो चुके हैं। तो 18 बार प्रधानमंत्री शी जिनपिंग से मिलते हैं 14 से लेकर अब तक। 17 राउंड्स सैन्य स्तर की वार्ता के हो चुके हैं। गलवान के बाद जब ये हुआ एपिसोड, उसके बाद चीनी आयात में 45% की वृद्धि हुई है। ये तथ्य भी हमारे को शर्मिंदा करता है। और पीएम केयर फंड में जो डोनेशंस आई हैं वो मैं आपको बता चुका हूं। खैर, सच आपके सामने है। सोच के देखें, कोई मिसाइल बनाकर खामोश रह जाता है तो कोई शौचालय बनाकर तालियां पीटता है कि हमने विकास कर दिया है। आत्मनिर्भर भारत की भी पोल खुल गई है। उधर दोस्तों, बड़ी खबर बता दूं कि सन 2013 में एक कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रकाश अन्ना नारायण जोंधाले, जो 46 साल के थे, उनका कत्ल कर दिया। पुणे की कोर्ट ने जुमेरात के दिन 9 लोगों को उम्र कैद सुनाई है इस मामले में। अब जरा ध्यान से समझिए, जो 9 लोग पकड़े गए हैं और जो साबित हुए हैं, जिनका जुर्म साबित हुआ है, वो है विक्की जाधव, वैभव भदाले, अक्षय, श्रीकांत, अमोल, राहुल, विक्की पाटिल, सूरज फाड़के और आकाश शिंदे। और इनमें से ज्यादातर लोग हिंदू रक्षा सेना यानी हिंदू संगठन से जुड़े हैं। तो आपको क्या समझ में आया आज बच्चों, सीख क्या मिली कि इस तथाकथित संगठनों में जो लोग होते हैं वो क्रिमिनल होते हैं, मारते पीटते काटते हैं और फिर साफ होने के लिए संगठन से जुड़ जाते हैं। 9 लोगों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। अब बात करें पठान की, तो मुझे यकीन है कि आप लोग पठान देखने जरूर जाएंगे। वैसे मुझे फिल्मों का शौक नहीं है, लेकिन मैं पूरी टीम के साथ जाऊंगा और अपने साथ और भी लोगों को लेकर जाऊंगा। आप भी कोशिश कीजिए कि जरूर जाइए, क्योंकि अब ये सीधा धमकी वाली बातें आ रही हैं। आपको डरना नहीं है। नेशनल टीवी गोदी मीडिया भी दिखा रहा है कि बजरंग दल मोदी के गुजरात में खुल्लम खुल्ला धमकी दे रहे हैं और फ्रेश धमकी दी है। ताजा ये बयान आया है बजरंग दल का कि हम पठान मूवी को गुजरात में लगने ही नहीं देंगे। पहले पोस्टर तोड़ा, बयानबाजी करी, आग लगाई, नफरत फैलाई। अब देख लीजिए, ये गोदी मीडिया दिखा भी रहा है नरेंद्र मोदी का गुजरात है, नरेंद्र मोदी का ही भारत है, पर गुंडागर्दी बजरंग दल की चलेगी। सवाल पूछ रहा हूं, देखते हैं कि भारत में प्रधानमंत्री मोदी इस बार कानून और संविधान के साथ खड़े होते हैं या बजरंग दल के आतंक फैलाने के साथ। ये मेरा खुद का सवाल है और आपका भी। दोस्तों ध्यान से सुन लीजिए, जन्म जात मत पूछिए, का जात अरुपात, रैदास पूत सब प्रभु के, कोई नहीं जात कुजात। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब इसी को ध्यान में रखते हुए अगली खबर, ये मोदी का रामराज है और उत्तराखंड की खबर। मंदिर में घुसने पर दलित व्यक्ति को बेरहमी से पीटा गया, रस्सी से बांधा, फिर जलती लकड़ी से रात भर पीटा। ये कौन से लोग हैं, कौन से समाज से हैं, मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा। मुबारक हो, मोदी के हाथ में आपने देश दे दिया और मोदी जी ने भारत को खूबसूरत बनाकर आपके हाथ में दे दिया। मुबारक हो मोदी जी का नया भारत। मुसलमानों को डराया, मारा और पीटा जा रहा है, घरों को तोड़ा जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि हमें इल्म से पीछे ढकेला जा सके, क्योंकि हम गू नहीं खाते, पेशाब नहीं पीते, तो हमारे पास दिमाग होता है, हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, काम से काम रखते हैं। दोस्तों, लेकिन इन सभी नफरत के बीच जहां पर हमको पीछे फेंका जा रहा है, वहीं पर उस नफरत के गढ़ मध्य प्रदेश में एक मुस्लिम ड्राइवर की बेटी इसरो में, भारत के सबसे बड़े संस्था में, इसरो में साइंटिस्ट बन गई है। मध्य प्रदेश की विदिशा के रहने वाली
पिता पॉलिटेक्निक कॉलेज में गाड़ी चलाते हैं, उनकी बेटी की पढ़ाई के लिए सिर्फ न लोन लिया बल्कि पत्नी के जेवर भी गिरवी रख दिए थे। नाम है सना और आपके सामने इस भारत की मुस्लिम लड़की। सोचिए, ये मुस्लिम समाज से है और ऐसे माहौल में सैयद साजिद अली यानी लड़की के पिता ने अपनी बेटी सना अली को साइंटिस्ट बनाकर ही दम लिया। अब जरा सोच के देखिए, ये भी तो इसी देश में है, नफरत का निशाना तो ये भी बन रही होंगे। लेकिन देखिए, हौसले बुलंद थे, इसरो में साइंटिस्ट है। हमें पंचर पुत्र कहा जाता है, पंचर वाला। अब चाय वाले को तुमने सर पे बिठाया है, हमारे घर की तो लड़कियां भी साइंटिस्ट बन रही हैं। तुम गू खाते रहो, पेशाब पीते रहो, नफरत फैलाते रहो, दंगा फैलाते रहो। मुसलमान को इस देश की तरक्की से मतलब है, मुसलमान को हथियार से नहीं कलम से मतलब है। और तुम कलम से ही डरते हो क्योंकि तुम तो हथियार रखते हो और हमारे पास सिर्फ कलम की ताकत है जिससे तुम डरते हो। इस पूरी नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट पर, हमारी इस मेहनत पर आपकी कोई राय बनती हो और आपका दिल करे तो नीचे जरूर लिखें। और जो बुजुर्ग खुद नहीं लिखना पढ़ना जानते, टीवी पर लगाकर छोड़ देते हैं और ध्यान से मेरी रिपोर्ट को सुनते हैं, धन्यवाद। लेकिन अपने बच्चों से कहिए कि रजा को इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर करें, क्योंकि प्राइम टाइम के रिपोर्ट पर जितने कमेंट्स आते हैं वो मैं सब खुद पढ़ता हूं और आपकी दुआओं से बड़ी हिम्मत मिलती है। जय हिंद। तेरा बाप आया।